नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और मैं आपके सामने आज चैप्टर 8 ऑन म्यूचुअल फंड टैक्सेशन लेकर के आया हूं। यह एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि एक इन्वेस्टर जो रिटर्न्स बनाता है उस रिटर्न्स पे क्या टैक्स पे करता है इन म्यूचुअल फंड्स। हम अगर म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं लेट्स से बैंक एफडीज से, तो बैंक एफडीज के अंदर में हम एक एक्स रिटर्न बनाते हैं और म्यूचुअल फंड में हम वाई रिटर्न बनाते हैं। बट एक टैक्स पेयर जो कि लेट्स से 30% टैक्स स्लैब में है, उसको फर्क पड़ता है कि मैं आफ्टर टैक्स क्या रिटर्न बना रहा हूँ। तो एज अ गुड म्यूचुअल फंड एडवाइजर और एज अ स्टूडेंट of this NISM study material, you are supposed to know कि what are the tax implication of mutual fund investments। तो इस चैप्टर में मैं आपके सामने कैपिटल गेन्स टैक्सेशन बताऊंगा, LTCG, STCG, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्या टैक्स लगते हैं, डिविडेंड पे क्या टैक्स लगता है, डिविडेंड बेहतर है कि SWP बेहतर है, हम वो डिस्कशन करेंगे। सेटिंग ऑफ प्रोविजंस क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड में TDS होते हैं, एंड GST का क्या इम्पैक्ट है म्यूचुअल फंड में। यह सब कुछ हम इस चैप्टर 8 में आपसे आज डिस्कस करेंगे। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है। म्यूचुअल फंड का अपना खुद का कुछ नहीं है। जो वह कमाता है वह इन्वेस्टर को पास ऑन कर देता है, या जो वह नुकसान करता है वह इन्वेस्टर के पास एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या शेयर्स खरीदने बेचने से म्यूचुअल फंड पे कोई टैक्स की लायबिलिटी है? आंसर इज नो। वह भी पास ऑन हो जाती है इन्वेस्टर के ऊपर में। सो अल्टीमेटली टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की है। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने स्कीम बाई सेल किया, उस पर एक प्रॉफिट किया और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा? नो, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन एक इन्वेस्टर जब एक म्यूचुअल फंड खरीद करके अल्टीमेटली उसे बेचता है तब उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है, और वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। टैक्स कई प्रकार के होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। यहाँ डिविडेंड इनकम्स भी होते हैं। टैक्सेशन इक्विटी पे अलग रेट्स हैं, नॉन इक्विटी पे अलग रेट्स हैं। रेसिडेंट इंडियन के लिए अलग टैक्सेशन प्रोविजंस हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए अलग टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं। ये याद रखिएगा कि इक्विटी नॉन इक्विटी का डिफरेंशिएशन हम कहते हैं कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर 65% ऑफ इट्स AUM को इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। सो क्या है टैक्स रेट्स? टैक्स रेट्स अगर मैं इसको 4 भाग में बांट दूं तो पहले मैं आपको समझाऊंगा इक्विटी के टैक्सेशन क्या है और नॉन इक्विटी के टैक्सेशन क्या है। ध्यान से सुनिएगा इसको। पहले हम लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है इसका मापदंड क्या रखेंगे। सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए ये मापदंड होता है 1 साल का। यानी कि मैंने पैसे डाले और अगर मैं 1 साल से पहले अगर पैसे को निकाल देता हूं तो मैंने जो भी प्रॉफिट या लॉस किया उसको मैं शॉर्ट टर्म इन नेचर कहूंगा। और वही अगर मैंने खरीद करके 1 साल के बाद बेचा तो मैं उसको लॉन्ग टर्म इन नेचर कहूंगा, राइट। तो अगर मैंने मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड खरीदा 100 रुपए में और उसको मैंने लेट से 6 महीने बाद बेच दिया 110 रुपए में, तो मैंने 10 रुपए का फायदा किया। टैक्स हमेशा फायदे पर देना होता है। तो मेरा यह पहला बात है कि यह क्योंकि मैंने 6 महीने में बेचा है इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो। इसमें मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज एट द रेट ऑफ 15%। तो मैंने 100 में खरीदा, 110 में बेचा, 10 की प्रॉफिट की, तो उस पर मुझे 15% यानी कि 1.5 रुपए का टैक्स देना होगा। यही अगर मैं 100 में खरीद के लेट से 110 में बेचता हूं लेकिन 1 साल के बाद, मान लीजिए मैंने 15 महीने बाद म्यूचुअल फंड बेचा, तो मैंने जो प्रॉफिट किया जो कि 10 रुपए का प्रॉफिट था उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। जी हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आर नाउ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। पहले ये टैक्सेबल नहीं हुआ करता था। तो ये प्रोविजंस में क्या चेंजेस आए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ में कवर करूंगा। ये भी याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड
इज exempt टू द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल गेन। तो अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए डाले थे, आपने लेट से 4 साल के बाद में म्यूचुअल फंड को बेचा और आपने 8 लाख रुपए में मान आपने म्यूचुअल फंड बेचा, तो आपने जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का। हिसाब से 3 लाख रुपए पे आपको 10% टैक्स देना पड़ता, यानी कि 30,000 रुपए का आपका टैक्स बनता। लेकिन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपका पहला 1 लाख रुपया का कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन एंड हेंस 5 में खरीद के 8 में बेचा, 3 की प्रॉफिट में से 1 लाख पे टैक्स नहीं देना है, बाकी बचे 2 लाख रुपए पे आपको 10% टैक्स देना है। सो दैट इज द टैक्सेशन फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अब नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए हम लोगों को फिर से एक समय सीमा तय करनी होगी कि शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे और लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे। तो डेट म्यूचुअल फंड्स यानी कि नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर में यह समय सीमा होती है 3 साल की। यानी कि अगर मैंने कुछ डेट म्यूचुअल फंड लेट से खरीदा आज और अगर मैं उसको 2 साल बाद बेच देता हूं या 2.5 साल बाद बेच देता हूं, तो मैं जो भी प्रॉफिट या लॉस करूंगा उसको मैं शॉर्ट टर्म इन नेचर कहूंगा, और वही अगर मैंने उसको 3 साल के बाद बेचा तो मैं उसको लॉन्ग टर्म इन नेचर कहूंगा। तो इस पे क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर मैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को 3 साल से पहले अगर बेच देता हूं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे एंड वहां पे मुझे टैक्स देना होगा एट माई मार्जिनल टैक्स रेट। यानी कि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं तो मैं 30% के रेट से टैक्स दूंगा, और वही लेट से म्यूचुअल फंड मैंने अपनी मम्मी की फाइल में खरीदा था जहां पर उनका इनकम टैक्सेबल नहीं है बिकॉज उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे फॉल करता है, तो उस कैपिटल गेन पे क्योंकि उनका मार्जिनल टैक्स रेट अगर 0 है तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे उनको टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अगर मैं समराइज करूं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए डाला था डेट म्यूचुअल फंड में और मैंने 2 साल के बाद में लेट से 1,15,000 रुपए में डेट म्यूचुअल फंड बेचा, तो मैंने प्रॉफिट किया 15,000 रुपए का। इस पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा एंड लेट से मेरा टैक्स रेट एप्लीकेबल है 30%, तो मुझे 15,000 पे 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में फॉर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हमें टैक्स देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 20%, बट ऑन विच प्रॉफिट? नॉट ऑन योर एक्चुअल प्रॉफिट बट ऑन योर इंडेक्स्ड प्रॉफिट। तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने जा रहा हूं। इसके अलावा एक चीज और बोल दूं कि कोई भी तरह के सरचार्ज और सेस अगर एप्लीकेबल होंगे तो वो भी पे करने होंगे। अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि पहले म्यूचुअल फंड के अंदर में या इक्विटी स्कीम्स के अंदर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट होता था, यानी कि इसका रेट 0 हुआ करता था। बट अरुण जेटली जी के 2018 के बजट के अंदर में उन्होंने LTCG का टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने 10% का टैक्स रेट अप्लाई किया था। अब आप ये मान के चलिए कि हमारे देश में कभी भी कोई भी टैक्स अगर लगता है तो वह टैक्स कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे नहीं लग सकता है, वह हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ही लगता है। इसका मतलब कि अगर लेट्स से मेरे पिताजी ने 1990 में कोई एक शेयर खरीद रखा था या कोई एक म्यूचुअल फंड खरीद रखा था और 2018 के बजट के पहले तक उनको कोई टैक्स नहीं देना था, तो अचानक से बजट में अनाउंसमेंट के बाद क्या उनको अपने टोटल प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा अगर वो बजट के बाद अगर इसे बेचते हैं? तो वहीं पर बजट के अंदर में जब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था LTCG का, तो उन्होंने ग्रैंडफादरिंग ऑफ द कैपिटल गेन्स का एक प्रोविजन लाया और उन्होंने ये कहा कि एज एन इन्वेस्टर अगर मैंने अपना म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स अगर जनवरी 31 2018 से पहले खरीद रखी हैं और अगर मैं उसके बाद उसे बेचता हूं, तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ परचेज, बट द कॉस्ट एज ऑन 31 जनवरी 2018 विल बी कंसिडर्ड एज माई कॉस्ट ऑफ परचेज। अब मैं इसको और थोड़ा सिंपलिस्टिकली समझा दूं कि मान लीजिए 1990 में मेरे पिताजी ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे या लेट से SBI म्यूचुअल फंड के स्कीम्स खरीदे थे और उन्होंने एक लेट से इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपए का, राइट।
आज के दिन रिटर्न्स मिलते मिलते वह 10,000 रुपए 5 लाख रुपए बन गए, करेक्ट। और मेरे पिताजी ने लेट से उसे बेचा 2020 में आकर के। तो एज पर दी LTCG टैक्स लॉज, क्योंकि हमने एक साल से बेसी अपना होल्डिंग पीरियड रखा तो हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो 10,000 में खरीदा, 5 लाख में बेचा, तो 4,90,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। पहला 1 लाख हम छोड़ देंगे, लेकिन क्या इस पूरे पैसे पे हमें टैक्स देना पड़ेगा? नो। तो अंडर द ग्रैंडफादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स व्हाट द इंडियन टैक्स लॉ सेज इज कि भले ही मैंने खरीदा था 10,000 रुपए में, लेकिन लेट्स से ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 अगर उसका कॉस्ट उस पर्टिकुलर दिन पे लेट्स से 3 लाख रुपए का था, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज फिर 3 लाख पकड़ा जाएगा फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। तो कहा जाएगा कि मैंने 3 लाख में खरीदा था एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 और मैंने 5 लाख में बेचा, तो मेरी 2 लाख रुपए की कैपिटल गेन की प्रॉफिट हुई और फिर मुझे अकॉर्डिंगली 10% टैक्स देना पड़ेगा after excluding the first 1 lakh rupees of capital gain. So this entire thing is basically the change in equity LTCG which happened post the union budget of 2018. Indexation is again a very important concept और मैं आप लोगों से अभी ये indexation समझाने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर हम 3 साल से बेसी होल्डिंग रखते हैं और 3 साल के बाद अगर हम अपना म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो हमें 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यह 20% टैक्स हमें इंडेक्स्ड प्रॉफिट पे देना पड़ता है, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट पे। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से मैंने 2016 में 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगाए थे और 2020 में मैंने 4 साल के बाद में उस डेट म्यूचुअल फंड को बेचा और लेट से मुझे 7% का रिटर्न आ रहा था, तो 4 साल में मैंने कुछ 30% एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाए, यानी कि मैंने अगर 1 लाख रुपए डाले थे तो मैंने 1,30,000 में इसे बेचा। तो एज पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट किया 30,000 रुपीज का और 30,000 रुपीज पर मुझे हिसाब से 20% टैक्स पे कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ एक रिलीफ दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि मेरी मोड ऑफ होल्डिंग जो है वो 3 साल से बेसी की है, तो इसीलिए मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 1 लाख रुपीज, बट माई कॉस्ट ऑफ परचेज विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला उन्होंने बताया कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ परचेज। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपके कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड कर देंगे। मान के चलिए कि अगर 5% का इन्फ्लेशन था तो इन 4 सालों में ये 1 लाख रुपए 5% से इन्फ्लेशन करके लेट से 1,20,000 रुपए होता। तो इनका कहना है कि हमने डेट म्यूचुअल फंड खरीदा था 1 लाख में, बेचा 1,30,000 में, लेकिन हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया 1,20,000 रुपए का। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 1,30 माइनस 1,20 यानी कि 10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आया और उस 10,000 रुपए पे मुझे 20% टैक्स देना होगा। तो ये जो मैंने आपको सिंपलिस्टिकली भी बताया कि 5% का इन्फ्लेशन है और 4 साल के हिसाब से 20% का इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया, उसको हम एक्चुअली कंप्यूट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिच वाज 1 लाख, वी मल्टीप्लाई दैट with CII of the selling year divided by CII of the purchasing year। यानी कि अगर मैंने 2020 में बेचा तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उस साल का CII का हम नंबर लेंगे और सिमिलरली हमने जिस साल में खरीदा उसका CII का नंबर लेंगे और उसका रेशियो से हम उसको मल्टीप्लाई करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाएंगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रहा है इसी तरह के कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे कि भाई क्लाइंट ने 2015 में 1 लाख रुपए डाले थे, 3 साल बाद 1,25,000 में बेच दिया। सो उसने रिटर्न बनाया 7.72% का और उसका एक्चुअल गेन भी 25,000 का हुआ। लेकिन एग्जाम में बताया जाएगा कि भाई 2018 के अंदर में आपका CII था 280 का और 2015 में आपका CII था 254 का। तब आप बताइए कितना टैक्स देना होगा। तो ऐसे नंबर्स को देख के घबराइएगा मत, आपको खाली इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड दैट विथ 280 डिवाइड बाय 254, यानी कि आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट आ गया 1,10,000 रुपए के आसपास का। आपने बेचा 1,25,000 में, तो आपका प्रॉफिट फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव
वुड बी कंसिडर्ड एज 14,763 और उस पर आप 20% टैक्स दे दीजिए यानी कि 2,900 रुपये। तो आउटसाइड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस NISM ट्रेनिंग आई विल जस्ट टेल यू कि इन फ्यूचर जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो म्यूचुअल फंड में और आप जब अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को अगर एडवाइस करने जा रहे हो तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई जनरली प्रेफर डेट म्यूचुअल फंड्स ओवर बैंक FDs। क्योंकि अगर बैंक FD मुझे 6% रिटर्न बना के दे रही है और डेट म्यूचुअल फंड भी मुझे 6% रिटर्न बना के दे रहा है और अगर मैं 3 साल की बैंक FD रख सकता हूं तो मी बीइंग अ 30% टैक्स पेइंग इंडिविजुअल, मैं 6% कमा करके 30% टैक्स दे देता हूं और मेरे घर में 4.8% बचता है, 4.2% रादर बचता है, करेक्ट। लेकिन वही अगर मैंने डेट म्यूचुअल फंड में रखा था और लेट्स से डेट म्यूचुअल फंड ने भी 6% बनाया, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद में आप देखिएगा आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1.8% नहीं आकर के मात्र कुछ 0.5 या 0.6% ही आएगा। सो आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ डेट म्यूचुअल फंड इज जनरली हायर देन द आफ्टर टैक्स रिटर्न फॉर अ 30% tax slab individual in a bank FD. So indexation benefits is available only for debt mutual funds. इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड इनकम का। डिविडेंड इनकम जैसा कि हम सब जानते हैं कि टैक्स फ्री है, बट क्या ये एक्चुअली टैक्स फ्री है? नहीं। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो भी स्कीम डिविडेंड पे करती है तो पोस्ट पेइंग द डिविडेंड व्हेन द स्कीम बिकम्स एक्स डिविडेंड, उसका नैव डिविडेंड अमाउंट से घट जाता है। यानी कि लेट्स से अगर किसी स्कीम का नैव 100 रुपए का था और 1 रुपए का उसने डिविडेंड दिया तो अगले दिन एक्स डिविडेंड होने के बाद उस स्कीम का नैव 99 रुपीज का हो जाता है, राइट। तो यह जो 1 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया फॉर एन इन्वेस्टर दैट इज टैक्स फ्री, राइट। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि आप इनडायरेक्टली इसके अंदर में टैक्स पे करते हो, कैसे? सो डिविडेंड इनकम के अंदर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटता है जो कि स्कीम लेवल पे कटता है, राइट। तो अगर लेट से स्कीम ने 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उस 1 रुपए पे लेट से 10% जो कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए टैक्स रेट है, तो 1 रुपए पे 10 पैसे का टैक्स कट जाएगा और रिमेनिंग 90 पैसे का ही डिसबर्समेंट कस्टमर के पास जाएगा। यानी कि 100 रुपए का नैव था, 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, राइट। लेकिन कस्टमर, और अगले दिन नैव घट के 99 रुपीज हो गया, लेकिन कस्टमर के खाते में 90 पैसे ही आएंगे, ना कि 1 रुपए। सो ये 90 पैसे जो कस्टमर के अकाउंट में आ रहे हैं ये टैक्स फ्री है, बट इनडायरेक्टली आपने ये समझ लिया कि नैव तो मेरा 1 रुपए से माइनस हुआ, ना कि 90 पैसे से, तो इनडायरेक्टली वह 10 पैसे की टैक्स लायबिलिटी भी इन्वेस्टर के ऊपर ही आई। सो what is the rate at which taxes are deducted in case of dividend distribution tax? For resident individuals, HUFs and NRIs, इक्विटी स्कीम्स में 10% का टैक्स होता है और नॉन इक्विटी स्कीम्स में 25% का टैक्स होता है। वहीं अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो इक्विटी स्कीम्स में टैक्स रेट इज सेम एज 10%, बट फॉर नॉन इक्विटी स्कीम्स इट इज नॉट 25 बट 30%। सो अगर मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स को अगर मैं कंपेयर करूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कस्टमर कहता है कि उसे महीने महीने पैसे चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मोड ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, डिविडेंड्स और लेट्स से सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान? सो डिविडेंड में मैंने आपको कहा कि भाई पैसे कस्टमर को दिए जा रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने के बाद, तो वहां पर टैक्स की एक लायबिलिटी इनडायरेक्टली कस्टमर पे आई। लेकिन इन केस ऑफ अ सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, हम जब भी कुछ पैसे निकालते हैं तो बेसिकली हमने कुछ यूनिट्स बेचे, राइट। हमने यूनिट्स बेचे तो उस यूनिट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगा और डिपेंडिंग अपॉन कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, डिपेंडिंग अपॉन कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, हमारा टैक्स उसी हिसाब से एप्लीकेबल होगा। सो all I can say is that in many cases in recent history we saw that dividends got declared when the schemes were actually making losses in the recent years. So एक तो लॉस में कस्टमर डिविडेंड ले रहा है, उसका नैव गिर रहा है, उसका प्रिंसिपल डिप्लीट हो रहा है, बट उसके ऊपर भी वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। सो डिविडेंड mode is not an efficient way of giving a cash flow back to the customer. The customer should rather be given
ग्रोथ ऑप्शन, और उस ग्रोथ ऑप्शन पे डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट आप उतने रुपए का उसको सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान दे सकते हो. दैट वुड बी मोर टैक्स एफिशिएंट. सेटिंग ऑफ प्रोविजंस क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई कैपिटल लॉस किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, क्या मैं उसको कोई भी इनकम से, कोई भी हेड ऑफ इनकम से मैं डिडक्ट कर सकता हूं? आंसर इज कि इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, लेट्स से सैलरीज. आपको याद होगा हमने टैक्सेशन में कभी पढ़ा हो कि there are 5 heads of taxation in income tax act. First is income from salaries, second is from properties and house property, third is from capital gains, fourth is profits and gains from business and profession, and fifth is income from other sources. तो आपने कैपिटल गेन वाले प्रोविजन में अगर कोई लॉस किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आप उस लॉस को अपने बाकी 4 हेड के इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. यानी कि अगर आपने सैलरी कमाया 10 लाख रुपए, आपने कैपिटल गेन के अंदर में आपने लॉस किया 1 लाख रुपए का, तो आप बोलोगे 10 लाख से 1 लाख को सेट ऑफ कर दो और मैं बाकी 9 लाख रुपए पे टैक्स दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है. आपको पूरे 10 लाख पे टैक्स देने पड़ेंगे. आप कैपिटल लॉस को आप बाकी 4 हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हो. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस is to be set off against short term capital gain or long term capital gain. So अगर आपने मान लीजिए ट्रेडिंग किया और आपने एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से या कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से. हाउएवर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, और कभी कभार एग्जाम में इस पे भी सवाल कर लेते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको जानना होगा कि इसके पीछे सेबी का ये नियम लाने की का रीजन क्या था. मतलब कैसे सर्टेन टैक्स के लूप होल्स का फायदा उठा करके इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट के आंख में धूल झोंक करके अपने प्रॉफिट के साथ में लॉस एडजस्ट करके कम टैक्स पे कर रहे थे लीगली. सो इसके पहले की कहानी अगर मैं समझाऊंगा तो आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग की बात समझ में आएगी. आज मान लीजिए मैंने एक प्रॉफिट कर रखा है थ्रू कैपिटल गेन्स, मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रखा है, तो उस 10 लाख रुपए पे एज पर द टैक्स स्लैब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट. एज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर व्हाट आई डिड वाज कि मुझे पता था कि लेट्स से एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, जो कि जनरली ये सारे स्कीम्स फरवरी मार्च में आके डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं. तो मैंने क्या किया कि मुझे उस 10 लाख का जो मैंने कैपिटल गेन बुक किया था, मुझे उस पर टैक्स नहीं देना पड़े, इसके लिए मैं जगह ढूंढने लगा कि मैं कहां से 10 लाख रुपए का कैपिटल लॉस कर सकता हूं. तो वो 10 लाख रुपए का कैपिटल लॉस करने के लिए मैंने एक ऐसी स्कीम ढूंढी जहां पे डिविडेंड आने वाला था, राइट. और मैंने क्या किया कि मान लीजिए उस स्कीम ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मैंने क्या किया कि मैंने उस स्कीम के अंदर में लेट्स से 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, करेक्ट. तो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ दिन बाद उस स्कीम ने 10% का डिविडेंड दे दिया, तब मुझे 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिल गया और वो 10 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में चले गए. और मैंने आपको क्या बताया था कि डिविडेंड मिलने के साथ साथ ही अगले दिन आपका नैव एक्स डिविडेंड होते ही उतने रुपए से गिर जाता है, राइट. तो मेरा स्कीम का वैल्यूएशन जो 1 करोड़ रुपए का था, डिविडेंड मिलने के बाद 90 लाख रुपए का हो गया, जबकि मुझे एक्चुअल लॉस कुछ नहीं हुआ है क्योंकि 10 लाख रुपए तो मैं अपने घर ले जा चुका हूं थ्रू द मोड ऑफ डिविडेंड. मैंने क्या किया, एक्स डिविडेंड होते ही नेक्स्ट डे उसे बेच दिया. सो इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट व्हाट विल बी सीन इज कि 1 करोड़ में म्यूचुअल फंड खरीदा, 90 लाख में म्यूचुअल फंड बेच दिया, लॉस किया 10 लाख रुपए का. तो कैपिटल गेन को मैं कैपिटल लॉस से तो सेट ऑफ कर ही सकता हूं. तो मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कर रखा था जिसपे मुझे एक्चुअल में टैक्स देना था, और मैंने 10 लाख रुपए का एक लॉस पे बुक करा के दिखा दिया, तो मैं टैक्स अथॉरिटीज को कहूंगा कि नहीं, मुझे तो कोई टैक्स नहीं देना बनता है. एंड अपेरेंटली इट लुक्स ऑल करेक्ट, इट लुक्स ऑल लीगल. सो इस लूप होल को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग के कुछ प्रोविजंस लाए, जहां पे उन्होंने बताया कि अगर आप इस तरह का कोई भी कैपिटल लॉस बुक करते हैं, तो यू हैव टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर इफ ही हैज बॉट द यूनिट्स विद इन 3 months prior to the record date of the dividend, then he can sell those units only within 9 months after the record date.
यानी कि उसको रिकॉर्ड डेट निकलने के बाद कम से कम 9 महीने उसको स्कीम को रखना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो बेचता है तभी वो उस कैपिटल लॉस को अपने बुक्स में दिखा पाएगा, अदरवाइज उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए मार्च में अगर किसी स्कीम ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मैं सिर्फ इस प्रोविजन का फायदा उठा करके लेट्स से फेब में या जनवरी में मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा था और मैं मार्च खत्म होते होते डिविडेंड डिक्लेयर होते ही अगर मैंने उसको बेच दिया, तो मैं वह लॉस को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन लेट्स से मैंने वह स्कीम जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में पिछले साल खरीदी थी और मार्च में उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसके बाद अगर मैं लॉस बुक करता हूं तो मैं उसको एडजस्ट कर पाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिविडेंड स्ट्रिपिंग। बोनस स्ट्रिपिंग में भी वही सेम कहानी थी कि लेट्स से 1:1 का बोनस मिला, तो मैंने क्या किया कि मैंने 20 लाख रुपए डाले थे और अगले दिन मेरे पास में 20 लाख के यूनिट्स रहे, लेकिन यूनिट्स डबल हो गए, तो मैंने आधे यूनिट्स बेच दिए और मैंने कहा कि देखो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मेरे को लॉस हुआ है। तो उसी प्रोविजन के ऊपर में सेम बात बताई गई कि अगर आप रिकॉर्ड डेट के 3 महीना पहले अगर आप खरीदे हो तो आपको कम से कम 9 महीने उसे रखने पड़ेंगे, और अगर आपने 3 महीने से पहले खरीद रखा है तब कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करूं, सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तब दिया जाता है जब आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को स्टॉक एक्सचेंज में सेल करते हो या आप एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस करते हो। ये याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सिर्फ सेलिंग के टाइम पे दिया जाता है, परचेज के वक्त नहीं दिया जाता है। एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डेट सिक्योरिटीज और फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट अभी के समय में 0.001% है फॉर डिलीवरी बेस्ड सेल ट्रांजैक्शंस एंड इट इज एट 0.025% फॉर नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम आता है उस पे गवर्नमेंट ने आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रखी है कि आप वह 1.5 लाख रुपया आप कोई भी उनके बताए हुए प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वह प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर लेट्स से अ 5-year बैंक एफडी और अ प्रोविडेंट फंड और एन इंश्योरेंस स्कीम। तो हमारे म्यूचुअल फंड फ्रेटर्निटी से जिस चीज को अलाउ किया गया है वह है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो ईएलएसएस स्कीम्स आर बेसिकली लाइक अ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर में आपका मिनिमम 80% पैसा जो है वह इक्विटी स्टॉक्स के अंदर ही लगता है। Of all the various options that are there in those tax saving options that government has prescribed, the lowest lock-in period is in ELSS schemes, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, राइट। एंड ये बात याद रखिएगा कि अगर हम कोई ELSS स्कीम के अंदर में अगर हम SIP करते हैं तो हर यूनिट जो कि कटता है, हर यूनिट अपने अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। यानी कि मान लीजिए मैंने जनवरी 2021 में एक SIP स्टार्ट की और मैंने लेट से जनवरी 2021 में एक लमसम भी किया, तो जो मैंने लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया वह जनवरी 2024 में जाकर के लॉक फ्री हो जाएगा, यानी कि उसके बाद मैं उसको बेच सकता हूं। लेकिन जो मैंने SIP चालू की तो जनवरी 21 का इंस्टॉलमेंट जनवरी 24 में फ्री हो जा रहा है, लेकिन फरवरी 21 में जो इंस्टॉलमेंट कटा वह फरवरी 24 में लॉक इन फ्री होगा, तो मैं उसके बाद ही बेच पाऊंगा। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों के मन में, तो उस चीज को मैं दूर कर देता हूं। टीडीएस की बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए म्यूचुअल फंड में कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सोच रहे होंगे कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो आपने काटा था तो क्या वह टीडीएस है और क्या उसका हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑन इट बिकॉज इट इज नॉट चार्ज्ड एट एन इन्वेस्टर लेवल, इट इज चार्ज्ड एट अ स्कीम लेवल। However, TDS is applicable on non-resident investments. So अगर आपने किसी NRI का इन्वेस्टमेंट करा रखा है तब जब वो रिडेम्पशन करते हैं तो एक सर्टेन TDS कट के उनको पैसा मिलता है। TDS के रेट क्या होंगे? It will all depend upon the country where the customer belongs to and the kind of DTAA that our country has signed with that particular country. So the TDS applicable for non-resident is the lower of the rate specified in our provisions or the rate which is prescribed in the country where the investor is currently resident in.
जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 2017 में आया था एंड हम जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं अपने एक्सपेंसेस के अंदर में, उसके ऊपर जीएसटी देना होता है एंड दैट इज ओवर एंड अबव द ओवरऑल लिमिट स्पेसिफाइड बाय सेबी। आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे कि 2%, 1.75%, 1.5% डिपेंडिंग अपॉन द AUM हम उतना एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं जो सेबी ने अलाउ किया है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्कीम। तो वो जो भी रेट आपको बताया गया था उसको आप प्लस जीएसटी करके देख सकते हो। बट अगर इसके अलावा अदर देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस अगर कोई भी तरह का एक्सपेंस अगर फंड हाउस करती है तो उस पे अगर जो भी हम जीएसटी पे करते हैं दैट इज विद इन दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ TER। अगर कभी कोई एग्जिट लोड कटा किसी इन्वेस्टर को और अगर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो नेट ऑफ जीएसटी जो भी पैसे रिलीज हुए वही स्कीम के अंदर में वापस जाएंगे। और अगर ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर खरीदते वक्त अगर फंड मैनेजर को स्कीम को देना पड़ा तो दैट इज ऑल्सो विद इन द लिमिट ऑफ TER स्पेसिफाइड फॉर द स्कीम। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर में then it can be subjected to GST as is applicable depending upon the various tax laws which changes from time to time and such taxes are part of the overall scheme। तो यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन दिया जाता है that is including GST। तो दोस्तों यही हमारा मेन डिस्कशन था आज के इस चैप्टर के अंदर में। अब मैं फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेता हूं। पहला सवाल जो कि चैप्टर के अंत में दिया हुआ है कि व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम। सो जवाब है कि डिपेंड्स अपॉन कि सर वो इक्विटी है कि नॉन इक्विटी है, सर वो लॉन्ग टर्म है कि वो शॉर्ट टर्म है। अगला सवाल है कि रिडेम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट STT। अब आपको मैंने बताया था कि STT सिर्फ इक्विटी स्कीम्स पे लगते हैं, नॉन इक्विटी स्कीम्स पे नहीं लगते हैं। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एग्जाम में उसके अंदर में बाकी 3 ऑप्शन जो कि गलत हैं वो सारे टाइप्स ऑफ डेट स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड आर ऑल डेट schemes and hence STT is not applicable at the time of redemption from these schemes. But a multi-cap mutual fund is an equity scheme and hence STT is payable on that scheme at the time of redemption. अगला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स अलाउज सेटिंग ऑफ the short term capital loss against short term capital gain. Is it true or false? Answer is yes, it is true. मैं short term capital loss को short term capital gain से set off कर सकता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है कि डेट के अंदर में या नॉन इक्विटी फंड्स के अंदर में रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है। तो याद रखिएगा 20% है, लेकिन 20% इंडेक्स्ड प्रॉफिट पर है। सो इट इज 20% विथ इंडेक्सेशन। लास्ट क्वेश्चन इज कि in case of capital gains from mutual fund, is TDS applicable? So for resident individuals it is not applicable, but for NRIs it is definitely applicable. So दोस्तों this is all about chapter 8 on taxation। इसको आप जरूर से एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं आपको फिर से वही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जो मैंने आपको बाकी सारे चैप्टर्स में दिया है अभी तक कि हमारा ये एक प्रयास है आप तक ये सारे चैप्टर्स लाने का, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराने का। हाउएवर वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक है आप उसको जरूर से जरूर रेफर करिएगा। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने हर चैप्टर के ऊपर में मॉक टेस्ट्स बना रखे हैं, तो यदि आप उन मॉक टेस्ट्स को देखना चाहते हो तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दिए हुए ईमेल एड्रेस पे अगर आप हमें मेल कर दोगे तो वी विल शेयर द मॉक टेस्ट ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ में आपके सामने फिर आऊंगा अगला चैप्टर लेकर के। थैंक यू।